गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमको लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम विषय में जो 4 स्किल्स हैं, जिसमें लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, 4 स्किल्स के बेस पर आपका ये पेपर है। 40 मार्क्स का पेपर है, जिसमें श्रवण कौशल के बाद यानी लिसनिंग स्किल के बाद आज हम स्पीकिंग स्किल की बात करेंगे। यानी मौखिक अभिव्यक्ति कौशल क्या है, इसकी क्या आवश्यकताएं हैं, एंड द डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पीकिंग स्किल एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग ऑफ स्पीकिंग स्किल, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। जैसा कि हम पहले जो क्लासेस लगी हैं उनमें बात कर चुके हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति, क्योंकि अभिव्यक्त करने के हमारे 2 माध्यम हैं, बोलना और लिखना, और ग्राह्य करने के, ग्रहण करने के भी हमारे 2 माध्यम हैं, जिसमें सुनना और पढ़ना। क्योंकि किसी भी विचार को हम केवल सुनकर और पढ़कर ही ग्रहण कर सकते हैं, और अपने विचारों को हम बोलकर या लिखकर ही अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो बोलना एक बड़ा स्वाभाविक सा कार्य है, क्योंकि मनुष्य जब अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, क्योंकि ये कोई एकांतवासी या एकांत साधक नहीं है, बल्कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में एक दूसरे से निरंतर आवश्यकता रहती है, एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें मनुष्य अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए, दूसरे से सहायता लेने के लिए, अपने विचार दूसरे तक पहुंचाने के लिए मौखिक अभिव्यक्ति का सहारा लेता है। क्योंकि जो औपचारिक शिक्षण, जो पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, पढ़े लिखे जो नागरिक हैं, वो अपने विचारों को लिखकर प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन जो अशिक्षित लोग हैं उनका केवल मौखिक अभिव्यक्ति ही अपनी बात को स्पष्ट करने का एकमात्र सहारा रहता है। क्योंकि जो प्रकृति है, जो आदतें हैं, जो दूसरे के विचार हैं, इसको जानने की हर व्यक्ति की अपनी एक इच्छा रहती है, और अनेक जो व्यापारिक कार्य हैं उसे अन्य व्यक्तियों के संपर्क में जो लोग आते हैं, अपने काम धंधे करते हैं, उनके लिए भी मौखिक अभिव्यक्ति आवश्यक हो जाती है। क्योंकि हर छोटी सी बात को लिखकर प्रस्तुत करना ये संभव भी नहीं है, और लिखने में भाव एक्सप्रेशंस नहीं आते। लिखने में कि उसका कहने का ढंग क्या है, कहने का तरीका क्या है, उसके फेस के एक्सप्रेशंस क्या हैं, उससे भी कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं। क्योंकि व्यक्ति जब बोलता है, उसकी जो अपनी भावभंगिमाएं हैं, उसके जो हाथ हिलाने का, मुंह बनाने का, जो भी स्टाइल से जिस बात को कहता है, शब्दों पे जोर देने का, कितना बलाघात हुआ है, इन सब से भी कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि उससे किसी उल्हाने रूप में कहा गया है, उसे किसी प्रशंसा रूप में कहा गया है, उसे शब्दों को किस रूप में कहा गया है, शब्दों को कैसे तोड़ा गया है। ये सारे जो कार्य हैं मौखिक अभिव्यक्ति से बहुत सा स्पष्ट कुछ हो जाता है। क्योंकि मौखिक कार्य ही जो भाषा शिक्षण के आधार हैं, और भाषा की जो नींव है वो भी मौखिक अभिव्यक्ति पर ही आधारित होती है। क्योंकि अध्यापक जब विद्यार्थियों को मुख से बोलकर बताता है कि ये अक्षर इस तरीके की बनावट है और इसका ये उच्चारण होगा, तभी आगे विद्यार्थी उसको सीखते हैं। अन्यथा अगर बोलकर ना बताया गया तो वो अक्षर नहीं बल्कि विद्यार्थियों के लिए चित्र मात्र रह जाएंगे। यदि किन्हीं अक्षरों की, वर्णमाला में अक्षरों की बनावट को चिन्हित नहीं किया गया, उसको ध्वनित रूप नहीं प्रदान किया गया, तो वो उनके लिए केवल एक
एक फोटो रूप रह जाएगा, एक केवल चित्र मात्र रह जाएगा, उसके लिए उनके कोई भी अर्थ नहीं होंगे। तो भाषा शिक्षक का ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो विद्यार्थियों को उन अक्षरों के सही उच्चारण का शिक्षण दे ताकि वो मौखिक अभिव्यक्ति आसानी से कर सकें, सरलता से कर सकें, स्पष्ट रूप से कर सकें। उसी प्रकार से मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करना भी एक भाषा शिक्षक का दायित्व बनता है, क्योंकि व्यक्तित्व विकास के लिए सरल, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण भाषा शैली और मौखिक अभिव्यक्ति का होना आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, मौखिक अभिव्यक्ति से हमारा भाव है कि जब हम अपने विचारों को मुख से बोलकर प्रकट करते हैं, केवल और केवल मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं, तो उसे हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति केवल मुंह से ध्वनि उच्चारण नहीं है, क्योंकि मुख से उन्हीं शब्दों का उच्चारण होना चाहिए जो शब्द सार्थक हों, जो ध्वनियों का कुछ अर्थ निकलता हो। निरर्थक जो ध्वनियाँ हैं उनको हम अभिव्यक्ति का रूप नहीं दे सकते। केवल मुंह से बोलना नहीं, बल्कि उन सार्थक ध्वनियों का उच्चारण करना मौखिक अभिव्यक्ति है, जिनको सामने वाला या सुनने वाला स्पष्ट रूप से उसी अर्थ में ग्रहण कर सके। क्योंकि बोलने की सार्थकता तभी है जब उसे सुनने वाला उसी रूप में समझ लेता है और बात का जो अर्थ है वो निकाल लेता है। यानी मौखिक अभिव्यक्ति से भाव है मुंह के द्वारा उच्चरित उन ध्वनि चिन्ह या ध्वनियों का समूह जिसमें एक वक्ता अपने भावों को प्रकट करता है और श्रोता उसको उसी रूप में ग्रहण करता है। उसे हम मौखिक अभिव्यक्ति का रूप देते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति को हम जो विकसित करते हैं ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी कार्य का यदि विकास क्रम नहीं होगा तो वो कार्य निरंतर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के विकास की आवश्यकता हमें क्या रही, इस बारे में अब हम बात करेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास से भाषा सरल और सहज रूप लेती है। मौखिक भाषा का आरंभ ही, यानी भाषा की शिक्षा का जो आरंभ है वो मौखिक ध्वनियों से ही होता है। मौखिक अभिव्यक्ति का अनुकरण और अभ्यास के अवसर बराबर मिलते रहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के जो प्रयोग हैं उससे कुशल व्यक्ति अपनी वाणी का प्रभाव छोड़ता है, अपनी वाणी को स्पष्ट करता है, जिससे वो जैसे लोकप्रिय कोई नेता बनता है वो केवल उसकी अपनी मौखिक अभिव्यक्ति के कारण ही होता है। जो विचारों के आदान प्रदान करने से नई नई जानकारियाँ जो मिलती हैं वो मौखिक अभिव्यक्ति से होती हैं, और अशिक्षित लोगों का जो ज्ञानार्जन का साधन है वो केवल मौखिक अभिव्यक्ति ही है। रोज़मर्रा के जितने भी हमारे कार्यकलाप होते हैं उसके भी हम मौखिक रूप से ही बोलकर प्रकट करते हैं, और जितने भी जो सामाजिक जो संबंध हैं वो मौखिक अभिव्यक्ति के कारण ही सुदृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, और आपस में सामाजिक प्राणियों का सामंजस्य स्थापित करने में मौखिक अभिव्यक्तियाँ ही कारगर साबित होती हैं। क्योंकि बच्चों, एक दूसरे से जब हम विचार विनिमय करते हैं, आपस में आदान प्रदान करते हैं, यदि लिखकर बात प्रकट की गई हो तो आपस में दो व्यक्तियों में घनिष्ठता नहीं आती। जब हम फेस टू फेस बात करते हैं तब उनमें एक आत्मीयता का भाव होता है, उनमें कुछ नज़दीकियाँ आती हैं, और नज़दीकियाँ आने से हमारा जो सामाजिक जो अस्तित्व है उसकी पूर्ति होती है, हमारा जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ता है। ऐसे तो हम बहुत से लोगों के लिखे हुए विचार पढ़ते हैं, उनसे हम इतना प्रभावित नहीं होते या उनसे हमारे इतने घनिष्ठ संबंध नहीं बन पाते जितना कि हम व्यक्तियों से आपसी बातचीत करके, मौखिक अभिव्यक्ति करके
उनको अपने सर्कल में लेते हैं, उनके साथ जो सामाजिक जो रिश्ता है उसका निर्वहन करते हैं। अब मौखिक अभिव्यक्ति की कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, इसकी विशेषताओं की बात करेंगे कि क्या है। फर्स्ट पॉइंट है स्वाभाविकता, यानी बोलने में स्वाभाविकता होनी चाहिए। यदि उसमें बनावटीपन होगा तो वो सारा जो कार्य है वो हास्यप्रद हो जाएगा। बनावटीपन कहीं भी कार्य नहीं करता है, क्योंकि जो स्वाभाविक रूप से निकलने वाली भाषा है, स्वाभाविक रूप के विचार हैं, वो मौखिक अभिव्यक्ति में होने चाहिए। नंबर 2 है स्पष्टता। मौखिक अभिव्यक्ति का जो दूसरा महत्वपूर्ण गुण है वो है स्पष्टता, क्योंकि बोलने में जो व्यक्ति जितना स्पष्ट होगा, जो उलझाकर किसी बात को नहीं कहेगा, उसकी बात का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। इसलिए ऐसा ना हो कि कोई बात कही गई है वो स्पष्ट ना हो और सामने वाले को भी समझ में ना आए। यानी मौखिक अभिव्यक्ति में बोलने वाले को बिल्कुल स्पष्ट बोलना चाहिए। तीसरा है शुद्धता। बोलने में शुद्धता होनी चाहिए, क्योंकि यदि शुद्ध उच्चारण नहीं होगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए उच्चारण की शुद्धता मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का एक महत्वपूर्ण गुण है, महत्वपूर्ण विशेषता है। फोर्थ पॉइंट है बोधगम्यता, यानी ऐसे शब्दों का चयन, बोधगम्य, जो समझ में आ सके। यानी ऐसे शब्दों का चयन करना जो सुबोध हो, जो सरल हो, जिसे आसानी से सुनने वाला समझ सके। अगला है सर्वमान्य भाषा, क्योंकि यदि हम किसी एक पर्टिकुलर भाषा का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है वो बहुत से लोगों की समझ में ना आए। तो भाषा बोलते समय किसी भी एक परिनिष्ठित या सर्वमान्य भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि सुनने वाले सभी उस बात को समझ सकें। शिष्टता, भाषा में शिष्टता होनी चाहिए। अश्लील शब्दों का प्रयोग दूसरे पर बुरा प्रभाव डालता है, जबकि शिष्ट शब्दों का प्रयोग, आचरण की शुद्धता का प्रयोग और जो संबंध हैं उनको और मजबूत बनाता है। इसलिए बोलते समय, मौखिक अभिव्यक्ति करते समय शिष्ट शब्दावली का प्रयोग हो, भाषा में एक शिष्टता हो, नियम का पालन किया जाए। मधुरता, क्योंकि मधुर बोलना सबको अच्छा लगता है, मधुर आवाज़ को सुनकर सब प्रसन्न होते हैं। भाषा में कृशता नहीं होनी चाहिए, अक्खड़पन नहीं होना चाहिए, उसमें मधुर शब्दों का चयन किया जाना चाहिए ताकि सुनने वाले के कानों को आनंद मिले। तो प्रवाहमयता, भाषा शैली में उचित प्रवाह होना चाहिए, सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। मौखिक का जो भाव प्रकाश है उसमें उचित प्रवाहमयता आवश्यक है। ऐसा ना हो कि हम बड़ा अटक अटक के बोलते हैं, ऐसा ना हो कि हम बहुत तेज़ तेज़ बोलते हैं, उससे सुनने वाले में व्यवधान आ जाता है, बात सही तरीके से स्पष्ट नहीं होती। प्रभाव ऐसा होना चाहिए, उसका प्रवाह ऐसा होना चाहिए जो ना अधिक तेज़ हो ना अधिक स्लो हो, वो ठीक ठीक हो ताकि सुनने वाले स्पष्ट रूप से उसको समझ सकें, सुन सकें। अवसरानुकूलता, यानी बिना प्रसंग के कोई भी बात नहीं कही जानी चाहिए। अवसर के अनुसार ही बात स्पष्ट, बात ही सही लगती है, बिन अवसर के कोई बात स्पष्ट नहीं होती। ठीक है, नेकी पर फीकी लगे बिन अवसर की बात। उसी प्रकार से यदि कोई बात नेकी यानी बढ़िया बात भी है पर वो अवसर पर नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, उसकी कोई वैल्यूज़ नहीं रहती। यानी कहाँ पे सुख है, कहाँ पे दुख है, कहाँ पे करुणा है, कहाँ पे दया है, कहाँ पे सांत्वना दी जानी है, कैसा जैसा माहौल है उसके मुताबिक ही मौखिक अभिव्यक्ति की जाए तो वो उचित रहती है। अवसर देखकर ही शब्दों का चयन किया जाना चाहिए। श्रोता के अनुकूल भाषा प्रयोग,
यानी सुनने वाले के अनुकूल ही भाषा का चयन किया जाना चाहिए। यदि सुनने वाले बहुत छोटे स्तर के हैं और वहाँ कोई ऐसी परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग किया जाए तो श्रोता उसमें बिल्कुल भी आनंद नहीं लेंगे, और यदि कुछ बड़े लोग या प्रबुद्ध या महान लोग बैठे हैं उनमें हम छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो भी शोभनीय नहीं है। इसलिए भाषा ऐसी हो जो श्रोता के स्तर के अनुसार हो, श्रोता के लेवल में हो। तो बच्चों, जो इसकी विशेषताएं हैं उसमें स्वाभाविकता, स्पष्टता, शुद्धता, बोधगम्यता, सर्वमान्य भाषा प्रयोग, शिष्ट शब्द यानी शिष्टता, मधुरता, प्रवाहमयता, अवसर अनुकूलता और श्रोता के अनुकूल भाषा प्रयोग, ये कुछ गुण हैं जो मौखिक अभिव्यक्ति में होने चाहिए। ये कुछ विशेषताएं हैं। तो बच्चों में जो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल करवाया जाता है, मौखिक अभिव्यक्ति सबकी होती है, जो मुंह से बोलता है उसको हम मौखिक अभिव्यक्ति बोल देते हैं, लेकिन ये इसका एक संकीर्ण सा अर्थ है। मौखिक अभिव्यक्ति तभी स्पष्ट होती है जब उसमें अच्छे सही शब्दों का प्रयोग किया गया हो और सार्थक हो, यानी सुनने वाले के सही समझ में आ जाए। इसलिए ही भाषण कौशल का विद्यार्थियों को विकास करवाया जाता है। भाषण कौशल की या बोलने की, मौखिक अभिव्यक्ति की शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाती है। अब इसके पीछे कुछ अध्यापक के उद्देश्य हैं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने में, उसकी चर्चा हम करेंगे। छात्रों को शुद्ध उच्चारण का ज्ञान देना, यानी एक अध्यापक जो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है उसको विकसित क्यों करता है, उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है। छात्रों को उच्चारण शिक्षण का ज्ञान देना, छात्रों की त्रुटियों को दूर करना, छात्रों में शुद्ध उच्चारण के साथ उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलने की आदत डालना और विद्यार्थियों को निसंकोच भाव से अपने विचारों को प्रस्तुत करने की योग्यता विकसित करना और छात्रों को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को बोलने में विराम चिन्ह कहाँ आएगा, कहाँ पे रुकना है, कितना रुकना है, इन सब बातों की जानकारी देना, प्रसंग के अनुसार या विषय के अनुसार ही विद्यार्थियों को भाषा शैली का चयन करने के योग्य बनाना और छात्रों में स्वाभाविक ढंग से परस्पर यानी आपस में बातचीत करने की आदत को विकसित करना, छात्रों में धारा प्रवाह, छात्रों में प्रभावशीलता और वाणी में जो बोधगम्यता है उसके साथ अपने विचारों को प्रस्तुत करने की योग्यता विकसित करना, छात्रों को क्रमबद्धता बनाए रखने के लिए सिखाना, छात्रों को अपने विचार सही और स्पष्ट रूप से बोलने की आदत विकसित करना, छात्रों में अपने विचारों को आपस में आदान प्रदान करने की योग्यता का विकास करना ही एक शिक्षक का विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने, सिखाने का कारण होता है, उद्देश्य रहता है। तो बच्चों, आज हमने कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल क्या है, इसकी क्या आवश्यकताएं हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं और उद्देश्य, इन सब विषयों पर चर्चा की। अगले पीरियड में हम इसके त्रुटि, इसके महत्व आदि पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।